नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। क्या आप मुझे देख रहे हैं? चलिए मैं आ जाता हूँ। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में होने वाला है जैव अणु। लेकिन जैव अणु के बारे में मैंने सोचा कि जैव अणु को पूरा रिवाइज कर दूंगा उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि मैं इनके क्वेश्चंस को कराते हुए करा दूं तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जैव अणु का। जैव अणु के कुछ क्वेश्चन है, इसके जवाब देखते जाते हैं। बड़े आसान है, फटाफट देखेंगे, बहुत फास्ट करेंगे काम और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी बच्चे मेरे पास अभी क्लास में आए हुए हैं उन सबको बोलूँगा कि आज धीरज रखना, बातों को समझेंगे। पहला प्रश्न आपके पास है बेटा कि पहली बात तो है कि जैव अणु होता क्या है। जैव अणु का सीधा सा मतलब है जीव जिन पदार्थों से बने हुए हैं उनको हम जैव अणु कहेंगे, सीधे से मतलब है। जैव अणु वे निर्जीव कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवन का आधार होते हैं, यानी जीवन को बनाने के लिए, शरीर को बनाने की जरूरी होता है। जीवित तंत्र में होने वाली विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो जैव अणु में क्या खास बात होगी कि भाई यह है क्या चीज़? ये जीवित प्राणी को, जो आपका शरीर है, अगर हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है शरीर के निर्माण के लिए, ऊर्जा की ज़रूरत है चलने के लिए, मूव करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट और फैट हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं। जीवित प्राणी की ऊर्जा आपूर्ति, वृद्धि, पोषण, प्रजनन के लिए यह आवश्यक होता है। यानी हमारे शरीर में जो भी घटनाएं होती हैं, जो कब करते हैं, वो सबके लिए आवश्यक होता है। उदाहरण है कि जैव अणु होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड और भी दूसरी चीज़ें। अब बात करते हैं बेटा कि जैव अणु को हम परिभाषित तो कर दिए। अब सवाल है कि ये क्या काम करता है, जैव अणु कौन कौन से होते हैं, किसका काम क्या है, इसको पहले जान लीजिए। जैव अणु में आता कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए जीवन के निर्वाह या जीवन को चलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है प्रोटीन। कोशिका के निर्माण और शरीर की वृद्धि या टूट फूट हो जाए उसको रिपेयर करने में इसकी मदद होती है। वसा ऊर्जा उत्पन्न करने में, तो ये भी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये भी जितने ग्राम वसा जितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा उसके लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लगेगा। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा में की बराबर मात्रा ले लें तो जो वसा होती है ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। न्यूक्लिक अम्ल, आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, कई बार आपने देखा होगा। जैसे लकड़ी 1 किलो ले लो और जलाओ, और 1 किलो तेल ले लो। लकड़ी क्या है? सेलुलोज का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट है। उसको जलाओ और 1 किलो तेल जला लो, देखो किस में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी? तेल में। सिंपल सा तरीका है ये बात समझने का। या यूँ कह सकते हैं, थोड़ा सा आपने तेल लेकर के अगर दिया जलाते काफ़ी देर तक जलेगा, लेकिन वो उतनी ही मात्रा में अगर हम लकड़ी जलाएं या खाने का कार्बोहाइड्रेट में आप चावल को जला के देख लीजिए, अब देखो कभी कम ऊर्जा मिलेगी। जिसमें तेल होता है वो ज़्यादा एनर्जी देती है, ज़्यादा देर तक जलती है, ज़्यादा गर्मी देती है। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए होता है। ये महत्वपूर्ण होता है। ये आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि एक जीव से उसकी संतति तक पहुंचती है जो गुण उनके लिए ज़रूरी है। जैविक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होगा हमारा न्यूक्लिक अम्ल। जैव अणु जीवित प्राणियों में निम्न क्रम संबंधित होता है। क्या क्या क्रम संबंधित है? जैव अणु से कोशिका का निर्माण होगा। कोशिकाएं अधिक से अधिक मिलकर के ऊतक बनाती हैं। ऊतकों का समूह जो होता है अंगतंत्र होता है। अंगों से मिलकर, अंगतंत्रों से मिलकर के अंग बनता है, और ये अंगों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स क्या है? 2 उदाहरण दे दो। तो हम मोनोसैकेराइड की परिभाषा लिखते समय कहते हैं मोनोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखें? वे कार्बोहाइड्रेट जो और अधिक सरल अणु में नहीं टूट सकते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। यानी मोनोसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो सरलतम अणु होता है। सरलतम अणु जिसको और भी छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सारी चीज़ें, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अपचायी शर्करा। सवाल है कि अपचायी शर्करा किसे कहते हैं? वे शर्करा जिसमें अपचयन करने की क्षमता होती, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, या एक तरह से कहेंगे अपचायक शर्करा।
तो ये क्या करेगा, इसमें आएगा वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड उपस्थित होता है, ये अपचायी शर्करा होता है। ये टॉलिन अभिकर्मक फेलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देती है, यानी इनको ये खुद ही ऑक्सीकृत हो जाएगा और इन अभिकर्मकों को अपचयित कर देती है। क्या कहलाएगा, ग्लूकोज मुख्य उदाहरण होगा आपके लिए। वे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर प्रश्न, विटामिन सी क्यों संचित नहीं करता, हम हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं एक जगह स्टोर रहती है? तो इसका जवाब है विटामिन सी जल में घुलनशील होने की वजह से ये हमारे भोजन का, देखो जो भी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको हमको भोजन में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ऑयल के साथ या फैट के साथ घुल कर नहीं रह सकता है, ये निकल जाती है बड़ी आराम से। तो इसलिए इनको हमेशा भोजन में लेते रहना होता है। तो विटामिन सी घुलनशील होने, जल में घुलनशील होने के कारण मूत्र के द्वारा आसानी से निष्कासित हो जाती है, हमारे शरीर में संचित नहीं रहती है। अगला प्रश्न हमारे आता है, निम्नलिखित को मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड में वर्गीकृत कीजिए। मोनोसेकेराइड को इसमें कैसे वर्गीकृत करोगे? डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। क्या लिखा है? डाइसेकेराइड में वर्गीकृत किया, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये सब दिया गया, इसको अपवर्ग किया। राइबोज शर्करा है, मोनोसेकेराइड है। डीऑक्सीराइबोज ये मोनोशर्करा है। माल्टोज डाइसेकेराइड है। गैलेक्टोज डाइसेकेराइड है। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है। लैक्टोज मोनोसेकेराइड है। चलिए यहाँ पर दिया गया है मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं, मैंने बताया ना, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड ऐसे मत लिखिए, जब आंसर लिखेंगे मोनोसेकेराइड आपने एक लगाया, उसके बाद लिख दिया, फिर इसको नीचे लाइन बना करके डाइसेकेराइड, फिर इनको लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर माल्टोज जो है वो कौन सा है? माल्टोज जो है वो है डाइसेकेराइड। और लैक्टोज भी दिया गया, हाँ दिया है। प्रश्न है, ग्लाइकोजन क्या होता है तथा ये स्टार्च से किस प्रकार भिन्न होता है? ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। हम जो भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, वो ग्लूकोज में टूटता है और वो ग्लूकोज और दूसरे अणु में टूट करके फिर से वो आपस में ये जैविक क्रियाओं द्वारा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जो एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड स्टोर रहता है, यानी ग्लाइकोजन स्टोर रहता है हमारे लीवर में। चलो बात करते हैं। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड होता है। यह मनुष्य तथा जंतुओं की यकृत यानी कि लीवर में भोजन के रूप में संचित रहता है, जबकि स्टार्च जो होता है वो पौधों का प्रमुख संचित कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन तथा स्टार्च में क्या फ़र्क है? देखें, ग्लूकोजन तथा स्टार्च में डी या प्लस ग्लूकोज अणुएं होती हैं, और इसमें श्रृंखलाओं में क्या खास बात होगा, देखिए स्थित होती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े होते हैं तथा श्रृंखला के समन्वय में भिन्नता होती है। यानी ज़्यादा शाखित श्रृंखलाएं आपको ग्लाइकोजन में दिखेगा, ज़्यादा जटिलताएं नजर आएंगी, जबकि स्टार्च में उतनी जटिलता नहीं होती है। दूसरी बात, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है और स्टार्च का कम होता है, छोटा होता है। ग्लूकोज तथा लैक्टोज के जल अपघटन से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? सुक्रोज और लैक्टोज। सुक्रोज के जल अपघटन से फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्राप्त होता है। और क्या लिखा हुआ है? लैक्टोज। लैक्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और यहाँ पर लैक्टोज गैलेक्टोज प्राप्त होता है। देखो इससे क्या होगा, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा सुक्रोज का, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा इनसे, और इनसे प्राप्त होगा लैक्टोज से ग्लूकोज और लैक्टोज। दो फॉर्मूला सेम है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट याद हो जाएगा। क्वेश्चन याद रहे तो हमारा काम चल जाता है। फिर बात आती है यहाँ पे कि निम्नलिखित विटामिन की कमी होने वाले रोग क्या है? विटामिन ए से कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, ये बताना होगा। तो यहाँ पर ए से रतौंधी जिसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती, ये होगा। विटामिन बी से बेरी या डर्मेटाइटिस होगा। विटामिन सी से स्कर्वी और अस्थियों का भंगुर होना। यानी समझने वाली बात है कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाएगी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन बी की कमी होने से शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगा,
दुबला पतला हो जाएगा। तीसरी बात है यहाँ पर विटामिन सी की कमी हुआ तो स्कर्वी होगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, हड्डियाँ भंगुर होने लगती, हड्डियाँ क्रैक होने लगती हैं। स्टार्च से सेलुलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? स्टार्च और सेलुलोज की मुख्य संरचनात्मक अंतर के बारे में छोटी सी बात करते हैं। सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज क्या लिखा है, ग्लूकोज तथा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, परंतु स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है और यहाँ पर बॉन्ड भी इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। यानी यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसा होगा, यहाँ पर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, जबकि इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के 2 स्रोत तथा कार्य लिखें। प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत हैं बेटा, अंडा है, दूध है, मांस है, मछलियाँ हैं, दाल हैं, पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें है ना। यानी जिसमें फलियाँ होती हैं उन सारी सब्जियों में भी, जैसे सेमी है, आपका राजमा है, इन सब में आपको प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है। स्रोत दूध, मांस, दाल, अंडा आदि। इनका कार्य क्या है? प्रोटीन का कार्य क्या है पूछा? शरीर के नए तंतुओं का निर्माण करने में मदद करता है, टूट फूट को की मरम्मत करता है, एंजाइम के निर्माण में, हार्मोन्स के निर्माण में मदद करता है, पेशियां संचालन के लिए यानी हमारे शरीर में जो संकुचन वगैरह हो रही है इसके लिए महत्वपूर्ण है। वसा के 2 स्रोत तथा कार्य लिखें। वसा के 2 स्रोत तथा कार्य लिखें। वसा तेल जहाँ से प्राप्त होता है वो सारे, जैसे दूध से हमको प्राप्त होगा है ना, घी वगैरह, ये वसा का स्रोत हो गया। तेल वाले जो बीज होते हैं, जैसे आप समझते हैं मूंगफली, राइस के छिलके से भी तेल में वसा मिलता है, जो तेल के रूप में आता है, राइस ब्रांड ऑयल के फॉर्म में तिल के तेल में मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या जवाब है हमारे पास? वसा का स्रोत है दूध, सोयाबीन, बीज, पौधे, जड़ें, मूंगफली, तिल, अलसी, ये सब होते हैं। ये सरसों बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा विटामिन के लिए विलायक का काम करता है। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें CO समूह पाया जाता है को क्या कहते हैं? कीटोज शर्करा कहते हैं इनको, जिसमें फ्रक्टोज इसका एग्जाम्पल है। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें CHO समूह पाया जाता है इसको एल्डोज शुगर कहते हैं, जैसे ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है, एल्डोज शर्करा। जैव अणु किसे कहते हैं? अभी परिभाषा मिला था आपको, जैव अणु किसे कहते हैं आप सब समझ सकते हैं, शुरू में परिभाषा दिया था। विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए हमारे शरीर जिन अनिर्जीव अणुओं से बना होता है तथा जैविक क्रियाओं के लिए मददगार होता है, इसे हम जैव अणु कहते हैं। उदाहरण भी देख लिए थे। प्रश्न आता है कि प्रोटीन या अमीनो एसिड, तो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड को मूल रूप से अमीनो एसिड किसे कहा जाएगा? वे पदार्थ जिनमें एमीन समूह हो और अम्ल समूह दोनों उपस्थित हो, अमीनो एसिड कहलाता है। अल्फा अमीनो एसिड RCNH2HCOOH, ये है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं, लंबे से लंबे स्ट्रक्चर बनता है और बन जाता है प्रोटीन। एमिनो एसिड जिस जगह पे जुड़ते हैं उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। आवश्यक एमिनो अम्ल, यहाँ पर 2 तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक जिसको एसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है, वे एमिनो एसिड जिसे हमारा शरीर बना ही नहीं सकता, जरूरत पड़े तो नहीं बना सकता है, तो ऐसे एमिनो एसिड को हमको भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, तो ऐसे एमिनो एसिड को कहा जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड। महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल या आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाएगा। इसका ये आवश्यक अमीनो एसिड 10 होते हैं, तो ये पूरा लिस्ट है आपके पास, आप इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह से ये दोनों का लिखा गया, आवश्यक अमीनो एसिड मैंने 10 यहाँ पर लिखा एसेंशियल, और नॉन आवश्यक मतलब ये भोजन के द्वारा प्राप्त हो जाती है ये अमीनो एसिड है, जिसको नॉन एसेंशियल या अनावश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है? उदाहरण दीजिए। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको भी बात हो गई है, बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए पूरी ये थ्योरी के साथ आपके पास आंसर है, आप पढ़ सकते हैं। एनोमर का शब्द का मतलब क्या होता है? एनोमर शब्द के अर्थ के बारे में बात करें, ग्लूकोज की 2 संरचनाएं
जो एक दूसरे से C1 कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह के विन्यास में अंतर के कारण होता है। ये ग्लूकोज की दो संरचनाएं हैं। तो अब यहां पर देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये O ऊपर चला जाए, तब इस स्थिति में इसे कहा जाएगा आवश्यक एमिनो। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो पहले कार्बन से ये ऊपर और नीचे, इसमें नीचे है तो उसमें ऊपर है, तो ये नीचे वाला है तो अल्फा डी है और ऊपर वाला है तो बीटा डी है। एपीमर, एपीमर का मतलब हुआ कि दूसरे कार्बन पे OH के विन्यास में अंतर। ये यहाँ पर राइट साइड में है OH और उसमें लेफ्ट साइड में OH है, ये एपीमर है। और इसके एक एपीमर से दूसरे एपीमर का बनना एपीमराइजेशन कहलाता है। ऐसे छोटी छोटी बातों को पकड़ लीजिए, बहुत लंबा नहीं होगा। कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? तो आप जान चुके हैं, भूख कम लगती है बेरी बेरी में, तो प्रोटीन लेना कम पड़ जाता है, शरीर दुर्बल पड़ जाता है, तो ये है विटामिन बी, इसको थायमिन भी कहते हैं। प्राकृतिक अमीनो अम्लों का विन्यास किस प्रकार होता है? अधिकांश प्राकृतिक अमीनो अम्ल का विन्यास L होता है, यानी कि NH2 जो होता है बाईं ओर लिखा जाता है। दो कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जो जैव ईंधन का कार्य करती है। ग्लूकोज तथा स्टार्च को हम मूल रूप से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ग्लाइकोसाइडिक किसे कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स किसे कहते हैं? तो आप न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड्स किसे कहा जाता है ज़रा देखें। पहली बात तो ये समझना है कि पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी बेस जिसमें होता है प्यूरिन यानी कि एडेनिन ग्वानिन, और दूसरा पिरिमिडिन बेस साइटोसिन थायमिन यूरेसिल होता है, के संयोग से बना हुआ वो एक पार्ट को ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। तो ये देखो पेंटोज शर्करा और ये ग्लाइकोसाइड्स कहलाता है। ग्लाइकोसाइड के साथ अगर फास्फोरिक एसिड का पार्ट जुड़ जाए, फास्फेट जुड़ जाए, तो वो ग्लाइकोटाइड कहलाता है। ग्लाइकोटाइड किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ पर फिर क्या आ गया, फास्फोरस फास्फेट समूह आ गया। ये ग्लाइकोसाइड से यहाँ से यहाँ तक का, और ये मिला करके ये बन गया, फास्फेट जुड़ जाते तो ग्लाइकोटाइड कहलाता है। प्रोटीन की संरचना या विकृतीकरण क्या होता है? प्रोटीन की विकृतीकरण से क्या समझते हो? प्रोटीन आप जानते हो, अंडे को जो मुर्गी अंडा देती है उसको अगर एक निश्चित तापमान पर गर्म करेंगे तो उसमें से चूजे निकल आते हैं। बीज जो होते हैं, चने का बीज या जो भी बीज है, उसको सही वातावरण मिल जाए, मिट्टी में रोप दें तो उनसे अंकुरण हो जाता है और पौधे बनाते हैं। अगर उसे चाहे अंडा हो या इन बीजों को बॉईल कर दिया जाए, अब उसको तो फिर जैसे अंडे को थोड़ा अपने टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे, यानी तो वो क्या होगा? क्या अंडे से चूजा आएगा? क्या वो बीज को बॉईल करके हम बॉईल करने के बाद अगर ज़मीन में रोपें तो उसमें से अंकुरण होगा और पौधे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रोटीन था, जिस भी रूप में था, वो प्रोटीन गर्म करने से विकृत हो गया है। तो इसको कहा जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। ज़रा समझेंगे, प्रोटीन के मूल स्वरूप को नष्ट करना विकृतीकरण कहलाता है। परिभाषा आपके पास इस रूप में है। प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है या अम्ल या क्षार में मिला दी जाती है, अभिकृत किया जाता है, तो ये स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन बंध अस्त व्यस्त हो जाता है। जो नॉर्मल प्रोटीन या प्राकृतिक प्रोटीन में जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अलग हो जाता है, बिखर सा जाता है, जिससे गोलिका खुलकर हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है। तब उसे विकृतीकरण कहा जाता है। प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है। प्राथमिक संरचना वाला जो प्रोटीन होगा उससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक संरचना वाला एक तरह से प्राथमिक संरचना जैसे टूट जाता है। उबले अंडे में अंडे की सफ़ेदी तथा प्रोटीन भाग विकृत होकर अनुत्क्रमणीय रबर या अघुलनशील रबर या द्रव्य दे देता है। तो बहुत सारी बातें हैं। अब आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न के वाले पार्ट में या सेक्शन में कराऊंगा, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सैम्पल पेपर्स कराऊंगा, इंपॉर्टेंट पेपर्स कराऊंगा, जिसके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उनके साथ ये सारे प्रश्न आपको लेके चलूँगा और अच्छे से कराऊँगा। फिलहाल आज की क्लास को बस इतना ही रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। आज की क्लास में जितना मैंने पढ़ा उसको एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। बच्चों, आज मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, कारण है कि मुझे कहीं जाना है अभी, है ना, इसलिए। ओके, थैंक यू।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।